डिफेंडेंट्स का हो गया मुदालेहुम, प्रतिवादीगण। अगर फीमेल डिफेंडेंट है, फीमेल डिफेंडेंट, तो उर्दू में उसको कहते हैं मुदालेहा, मुदालेहा। और हिंदी में प्रतिवादनी। हो गया। उसी तरह से एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को बोलते हैं सायल, सायल। और हिंदी में आवेदक। अगर फीमेल है तो आवेदिका, और फीमेल है तो साइला। अंग्रेजी में एप्लीकेंट बोथ मेल एंड फीमेल एप्लीकेंट ही होंगे, लेकिन साइल हो गया मेल और साइला फीमेल। आवेदक मेल, आवेदिका फीमेल। इसी से इंग्लिश में है डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर। उसको उर्दू में डिक्री होल्डर ही बोलते हैं। एग्जैक्टली इंग्लिश वर्ड उर्दू में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी है सब वर्ड को सिमुलेट करके उर्दू एक कॉम्बिनेशन लैंग्वेज फॉर्म ले लिया। तो डिक्री होल्डर इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उर्दू में उसको डिक्री होल्डरे बोलते हैं। और डिक्री होल्डर, और हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग बता सकते हैं? आप लोग बहुत हिंदी। डिक्री धारक, ठीक है। और डिक्री का हिंदी क्या होता है? आज्ञाप्ति। लिखिए, सब लोग जो नहीं जानते लिखिए, डिक्री का हिंदी आज्ञाप्ति। और प्रतिकार भी होता है, ये जानते हैं आप लोग? वो भी लिखिए, प्रतिकार। और अनुतोष, ये जानते हैं? नहीं, अनुतोष तो हो गया, सॉरी, वो तो रिलीफ का हो गया। आई एम सॉरी, रिलीफ का हो गया। अनुतोष और प्रतिकार, रिलीफ का हिंदी अनुतोष या प्रतिकार। और रिलीफ को बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं? रिलीफ का उर्दू वर्ड में सुने हैं? प्लेंट में लिखा रहता है, क्या कहते हैं? प्रतिकार या अनुतोष तो हुआ हिंदी, रिलीफ का उर्दू में देखने का मौका नहीं मिला है। अमुरात बोलते हैं, अमुरात। या दादरसी भी बोलते हैं, दादरसी, अमुरात या दादरसी। और जजमेंट डेटर को क्या कहते हैं? और डिग्री को एक और भी बोलते हैं जयपत्र, डिग्री को जयपत्र भी बोलते हैं। और डिग्री होल्डर को जयपत्रधारी। डिग्री का हिंदी में जयपत्र और जयपत्रधारी दोनों होता है। और जजमेंट डेटर को बोलते हैं हिंदी में निर्णित ऋणी। जजमेंट डेटर का होता है हिंदी निर्णित ऋणी। उर्दू में क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं जजमेंट डेटर का?
नहीं जानते हैं? जजमेंट डेटर का उर्दू में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो निर्णीत ऋणी। कभी नहीं देखे हैं, वैसा मौका नहीं मिला है। प्रैक्टिस के दौरान देखे हैं हिंदी वाला, नहीं लिखे। ठीक। उसके बाद आप लिखिए अपोजिट पार्टी, जैसे लिखते हैं ना अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी तो हिंदी में उसको विपक्षी बोलते हैं, विपक्षी। और उर्दू में बोलते हैं मसी उल अलैह, मसी उल अलैह, मसी उल अलैह। अपोजिट पार्टी को, जैसे बहुत सा पिटीशन फाइल होता है ना सीपीसी के अंदर, तो वो सब पिटीशन में पिटिशनर एंड अपोजिट पार्टी रहता है। तो पिटिशनर तो हो गया, या पिटिशनर या एप्लीकेंट साइल हो गया, और अपोजिट पार्टी हो गया मसूल अलैह। जजमेंट डेटर को बोलते हैं मदीउना, मदीउन। एक जजमेंट डेटर रहा था उसको बोलते हैं मदीउन, और एक से ज्यादा रहा था मदीउनान। जजमेंट डेटर मदीउन या मदीउनान प्लुरल में। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन का उर्दू में क्या बोलते हैं? आप लोग नहीं सुने हैं? कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस करने के बाद आए हैं? हाथ उठाइए। सिर्फ एक ही ऑफिसर प्रैक्टिस करिए है, लॉ प्रैक्टिस, और लोग सीधे स्टूडेंट से एग्जाम दिए और आगे जुडिशरी में। बोलिए। प्रैक्टिस नहीं किए, ठीक है। क्रिमिनल में करते थे। अच्छा, कहाँ थे? अच्छा, डीआरटी में मनीष के साथ थे। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो कितना दिन प्रैक्टिस किए? तो काफी, इतना दिन में ये सब मौका नहीं मिला देखने। तो हाईकोर्ट में कहाँ ये सब सीखिएगा? नीचे से ऊपर आदमी जाता है तो उसका पुख्ता ज्ञान होता है, ऊपर से नहीं होता है। ग्रास रूट से होना चाहिए। अभी कौन वर्ड लिखे आप लोग? क्या? काउज ऑफ एक्शन। आप लोग इसका काउज ऑफ एक्शन का पहले उर्दू बताते हैं, उसको बोलते हैं जहूर बुनाई दाबी, जहूर बुनाई दाबी। और हिंदी इसका होता है बाद मूल, बाद मूल और कार्य कारण, कार्य कारण भी होता है, बाद मूल भी होता है। इसके अलावे भी एक हिंदी होता है, अभी हम भूल रहे हैं, आप लोग बताइए। बाद हेतु, यस वेरी गुड, हाँ बाद हेतु, बाद मूल, बाद हेतु, कार्य कारण, ये सब कॉज ऑफ एक्शन का। और उर्दू में जहूर बुनाई दाबी हो गया। अब टाइटिल का, अंग्रेजी में टाइटिल होता है, उर्दू में उसको बोलते हैं हकीयत, और हिंदी में स्वत्व, स्वत्व। पजेशन, पजेशन को कब्जा आप लोग समझते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्जा उर्दू में कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? पजेशन को नहीं जानते आप लोग? कब्जा ही बोलते हैं। कब्जा भी चलता है, ठीक है, लेकिन उसकी भी हिंदी है, आप लोग जानते हैं कोई? भुक्ति, भुक्ति। ये तो
सिविल सूट से संबंधित कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है, उसी में ऐसे अपील का भी लिख लीजिए। अपील का सिविल अपील, अपील का मतलब सिविल अपील, तो अपील का उर्दू में अपील ही होता है। और हिंदी में भी अपील बाद कहते हैं उसको, अपील बाद या अपील दोनों चलता है। अपील करने वाला अपलेंट हुआ, तो अपलेंट का उर्दू में अलग से कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हिंदी में है अपीलार्थी। अपलेंट का हिंदी हुआ अपीलार्थी। उसी तरह से रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का उर्दू में कोई टर्म नहीं है, लेकिन हिंदी में प्रत्यार्थी, रेस्पोंडेंट का प्रत्यार्थी। और भी अगर कोई शब्द आप लोग सुने होंगे उर्दू का या अंग्रेजी का, उसका हिंदी जानना चाहते हैं तो बोलिए। प्लेंट तो बता दिया, रिटन स्टेटमेंट का लिखिए। रिटन स्टेटमेंट का हिंदी होता है बयान तहरीरी। उर्दू में रिटन स्टेटमेंट का बयान तहरीरी, हिंदी में उत्तर पत्र। और प्लेंट का होता है अर्जी, और हिंदी में वाद पत्र या भाषा पत्र। प्लेंट, अर्जी, वाद पत्र या भाषा पत्र। जजमेंट, जजमेंट को बोलते हैं फैसला, हिंदी में निर्णय। ऑर्डर, ऑर्डर का होता है हुकुम, हिंदी में आदेश। अब इसी पर टॉपिक से संबंधित है, 4 शब्द है। सम्मन, मुसन्ना, तलवानाई, सुने हैं ना आप लोग? तो अब सम्मन का हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू सब सम्मन ही होता है, लिख लीजिए। और मुसन्ना का भी कोई वर्ड नहीं है, डायरेक्ट इक्विवेलेंट। उर्दू का ही वर्ड है मुसन्ना, लेकिन अंग्रेजी में भी यूज होता है वही मुसन्ना ही। तो मुसन्ना किसे कहते हैं आप लोग समझते हैं? आप लोग कोई जानते हैं मुसन्ना किसे कहते हैं? हाथ उठाइए। नहीं जानते? मुसन्ना का मतलब होता है कॉपी ऑफ प्लेंट। वो कॉपी फोटोकॉपी हो, टाइप्ड कॉपी हो, हैंड रिटन कॉपी हो, किसी प्रकार से वो प्लेंट का एग्जैक्ट कॉपी है तो उसको मुसन्ना बोलते हैं। और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है मुसन्ना का? जब प्लेंट एडमिट होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लेंट में एडमिशन के बाद डिफेंडेंट को समन्स जाता है। तो डिफेंडेंट्स को समन्स जो जाएगा, वो समन्स के साथ प्लेंट की कॉपी रहेगी और समन्स का फॉर्म रहेगा। उसी समन्स के फॉर्म में डिफेंडेंट को डायरेक्शन रहता है कि आप अपीयर होइए अपने वकील के माध्यम से या स्वयं अपीयर हो करके, और अर्जी के जवाब में जो आपको बयान तहरीर देना है दीजिए। तब उसके बाद डिफेंडेंट आता है और अपना जवाब लगाता है, बयान तहरीर देता है, या और भी कोई डिफेंस में कुछ कहना हो तो कहता है। तो चूंकि डिफेंडेंट को मालूम नहीं है कि हमारे ऊपर किसने केस किया है, किस बात के लिए केस किया है और किस फैक्ट पर आधारित है वो केस, इसीलिए उसको जानकारी के लिए प्लेंट का एग्जैक्ट कॉपी दिया जाता है। तो प्लेंट के एग्जैक्ट कॉपी को देखकर वो अपने वकील से समझकर वो जवाब बना के देता है। तो डिफेंडेंट को जो जाता है, मेन डॉक्यूमेंट हुआ समन्स। तो समन्स 2 कॉपी में जाता है, आप लोग ये जानते हैं कि नहीं?
2 कॉपी में किस लिए जाता है? एक कॉपी मान लिया डिफेंडेंट ले लिया तो दूसरे कॉपी पर वो रिसीविंग इंडोर्समेंट बनाता है, प्राप्ति रसीद देता है प्रोसेस सर्वर प्यून को कि नोटिस मैंने पाया। तो वो जो सम्मन्स का सेकंड कॉपी जाता है, वो सेकंड कॉपी जेरोक्स कॉपी हो या हैंड रिटेन कॉपी हो, कार्बन कॉपी हो, सेकंड कॉपी जो होता है सम्मन्स का उसको गोसवारा बोलते हैं। गोसवारा मीन्स सेकंड कॉपी ऑफ सम्मन्स। लिख लिए। अब इसके बाद बच गया एक वर्ड तलवाना। तलवाना आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? सुने हैं तलवाना? तलवाना का मतलब होता है प्रोसेस फी। अंग्रेजी में लिखिए प्रोसेस फी, उर्दू में तलवाना। ये तलवाना क्यों दिया जाता है और उसकी वजह क्या है और कहाँ प्रावधान है? तो इसका प्रावधान सिविल कोर्ट रूल्स में है। और जब कोर्ट से समन्स इशू हो जाता है तो समन चला जाता है नजारत में, जिसका हेड होता है नाजिर। और नाजिर के अंतर्गत नजारत से अटैच्ड एक प्यून का कैडर होता है, सिविल कोर्ट प्यून का, जिसको बोलते हैं प्रोसेस सर्वर प्यून। उसका ड्यूटी है प्रोसेस को सर्व करना। तो प्रोसेस इज ए लार्ज वर्ड। प्रोसेस के अंदर समन, मुसन्ना, तलवाना, गोसवारा, वारंट, जितना भी तरह का कोर्ट से निकलता है वो सब का वाइडर टर्म है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस को जो सर्व करता है उसको प्रोसेस सर्वर बोलते हैं। और अगर कोर्ट का प्यून, सिविल कोर्ट का प्यून जो उस बात के लिए अपॉइंटेड है वो लेके जाता है तो उसका डिजिग्नेशन होता है प्रोसेस सर्वर प्यून। जैसे आपका कोर्ट में कोर्ट प्यून होता है, रेसिडेंस के लिए ऑर्डरली प्यून होता है, उसी तरह से वो प्यून का एक अलग कैडर है जिसका कि हेड होता है नाजिर। उसी के कंट्रोलिंग ऑफिसर उसका नाजिर होता है। तो सबका फी प्रेस्क्राइब है। प्रोसेस सर्वर जो जाएगा, तो जब कोर्ट प्रोसीडिंग जब एस्टेब्लिश हुआ था तो उन लोग को सैलरी नहीं मिलता था। अंग्रेजों के ज़माना में कोई भी जॉब में रहता था तो उसको सैलरी नहीं देता था इनिशियल स्टेज में, दूसरे ढंग से अंग्रेज लोग देता था। तो सिविल कोर्ट में भी ये सब प्यून को वो जितना प्रोसेस ले जाता था उसी से उसका फंड जो जनरेट होता था मिलता था। बाद में धीरे धीरे ये सब स्ट्रीमलाइन हुआ। तो उसी समय से चला रहा है। इसको प्रोसेस सर्वर प्यून ले जाएगा और उसका फ़ी जमा करना पड़ेगा। तो फ़ी कौन देगा? जो प्लेंटिफ है, जो समन्स सर्व कराना चाहता है डिफेंडेंट पर। सर्विस क्यों कराना चाहता है? कि बगैर सर्विस ऑफ समन्स के सूट में आगे प्रोसीडिंग कुछ बढ़ेगा ही नहीं। वो प्लेंटिफ सूट फाइल किया है तो उसको सर्टेन रिलीफ लेना है, और वो रिलीफ लेना है डिफेंडेंट से। तो रिलीफ लेने के लिए पहले डिफेंडेंट्स को मौका दिया जाएगा, और जब डिफेंडेंट्स को मौका मिलेगा, डिफेंडेंट्स आएगा, वो अपना जवाब देगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद सुनने के बाद जजमेंट दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है और पूरा सीपीसी इसी पर है। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग हैं प्रोसेस, सर्विस ऑफ प्रोसेस, सर्विस ऑफ समन्स, और उसके बाद है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंस ऑफ। तो ये इनिशियल स्टेज है जो आज का टॉपिक है। तो उसी से संबंधित आपको ये जानना चाहिए कि इनिशियल स्टेज में ये क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, लैटिन में एक कहावत है ऑडी एल्टम पैटम। ऑडी एल्टम पैटम उसका मतलब होता है नो ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट एनी पार्टी अनलेस दैट पार्टी हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कोर्ट और न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है जब तक कि उसको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाए और कोर्ट दोनों पक्ष को सुने नहीं, तब तक कोई आदेश पारित नहीं होगा।
अपवाद में है कि एक्स पार्टी कब होता है, वो अभी आगे बताएंगे कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस में एक्स पार्टी के बारे में। तो ये सिद्धांत है, इसको बोलते हैं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो उसी सिद्धांत को सीपीसी में लाया गया है, और सीपीसी में जो प्रावधान बनाया गया है, प्लीडिंग्स डिफाइंड है, आपके प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 में डिफाइंड है। प्लीडिंग्स का मतलब प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों होता है, और ऑर्डर 7 में लिखा हुआ है कि प्लीडिंग्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होता है तब लिखा हुआ है कि सूट कैसे फाइल होगा। तो सूट फाइल होगा बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो जब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हो जाएगा, प्लेंट एडमिट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा इशूएंस ऑफ समन्स। तो नेक्स्ट स्टेप जब इशूएंस ऑफ समन होगा तो सम्मन, मुसन्ना, तलवाना सब जाएगा। अब क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग? वर्ड भी सब नोट कर दिए। गोसवारा किसे कहते हैं, सम्मन किसे कहते हैं, मुसन्ना किसे कहते हैं, तलवाना किसे कहते हैं। ये सब मिला के एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं रिक्विजिट्स। रिक्विजिट्स हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित। तो बहुत से ऑफिसर लोग जो हिंदी लिखते हैं, ऑर्डर शीट खुद लिखते हैं, या पेशकार लोग भी आजकल जो पढ़ा लिखा अच्छा है और हिंदी उसकी अच्छी है, तो वो लोग भी लिखता है वादी अपेक्षित दाखिल करे या प्रविष्ट करे। फाइल, FILE, फाइल मतलब कोई चीज़ फाइल करते हैं, वो भी फाइल होता है। एक फाइल जो फाइल बना के रखते हैं, तो फाइल अगर वर्ब में यूज करेंगे तो कोई आवेदन देना है ना, उसको उर्दू में बोलते हैं दाखिल करना, और हिंदी में बोलते हैं प्रविष्ट करना। जैसे प्लेंटिफ हैज फाइल्ड ए पिटीशन, तो उर्दू में उसको लिखेगा मुद्दई ने सवाल दाखिल किया। पिटीशन, सवाल का मतलब पिटीशन, पिटीशन या एप्लीकेशन, इसको सवाल कहा जाता है उर्दू में। हिंदी में हो गया आवेदन। इसीलिए सवाल दाखिल करने वाला जो एप्लीकेंट है, बता चुके हैं, उसको साइल कहा जाता है। पिटीशन को फारसी शब्द है सवाल, और सवाल से उसको सवाल दाखिल करने वाले व्यक्ति को साइल कहता है, और फीमेल है तो साइला। एप्लीकेशन ऑब्लिक पिटीशन दोनों लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑब्लिक पिटीशन। उर्दू में साइल ऑब्लिक साइला, ही समझ जाएगा, फीमेल एंड मेल के लिए। और हिंदी में आवेदन। आप लोग के क्लास में, अब हमको याद नहीं है किस बैच में, 1 या 2 बैच में हमने कहा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लेंट, एप्लीकेशन एंड पिटीशन। आप लोगों को याद है? ये सब क्लास में बताए थे। आप लोगों में से किन्हीं को याद है डिफरेंस बिटवीन प्लेंट, एप्लीकेशन एंड पिटीशन? आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? हाथ उठाइए, कौन बता सकते हैं तीनों में डिफरेंस? कॉमन यूज के लिए बता दिया कि एप्लीकेशन पिटीशन जो है, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, as a judicial officer, as a legal practitioner, you must know what is the distinction between the plaint, application and petition. Apparently, application and petition appears to be one and the same thing, but it is not so technically. So you must know it. लिखने वाले भी ज़्यादातर वकील लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, दोनों लिखते हैं, लेकिन आप उसका और एक वर्ड और होता है, यहीं पर लिख लीजिए, यूज इसका बता देंगे, डिफरेंस बता देंगे। प्लेंट, पिटीशन, एप्लीकेशन एंड मेमोरियल, 4 बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहीं किताब में खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, जल्दी कोई बताएंगे नहीं। और अगर अभी आप नोट कर लेते हैं और दिमाग में एकदम प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपका, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो प्लेंट तो आप लोग सभी समझ गए, सभी जानते हैं कि प्लेंट, प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 में डिफाइंड है। ऑर्डर 7 में प्लेंट का क्राइटेरिया दिया हो, ऑर्डर 7 रूल 1 में, कि प्लेंट में क्या क्या रहता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिफेंडेंट, फैक्ट्स ऑफ द केस, काउज ऑफ एक्शन, रिलीफ सॉट,
डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो कोई ऐसा आवेदन, प्लेंट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन बट इट इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कोई ऑफेंस होता है, जैसे 379, अब आप चूंकि मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया है, अब 379 का कितना एग्रावेटेड रूप है। 379 से एग्रावेटेड 380 हो जाता है, उससे एग्रावेटेड 392 हो जाता है, उससे एग्रावेटेड 384 हो जाता है, 394 हो जाता है, 395 हो जाता है, 396 हो जाता है। तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी थेफ्ट से शुरू होता है, और जैसे जैसे उसका इंग्रेडिएंट चेंज होता है तो एग्रेवेटेड फॉर्म लेते चला जाता है। तो उसी तरह से प्रामा फेसी जो एप्लीकेशन है, उसमें अगर वो सब क्राइटेरिया मिला हुआ है तो प्लेंट हो जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि प्लेंट का ही परिवर्धित रूप, विस्तारित रूप है प्लेंट। लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट नहीं है तो प्लेंट नहीं माना जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल हुआ कि एवरी प्लेंट इज एन एप्लीकेशन बट एवरी एप्लीकेशन इज नॉट ए प्लेंट। क्योंकि प्लेंट रेस्ट्रिक्टेड है, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो प्लेंट का रूपरेखा तैयार किया हुआ है, दिया हुआ है। उससे अलग हट के प्लेंट नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए सारा फैक्ट्स दिया हुआ है और उसमें प्लेंटिफ का एड्रेस है, डिफेंडेंट का एड्रेस नहीं है, तो प्लेंट नहीं है। अगर रिलीफ नहीं है तो प्लेंट नहीं है। अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी है तो प्लेंट नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो प्लेंट नहीं है। तो एक भी इंग्रेडिएंट उसमें जो लिखा हुआ है नहीं है तो प्लेंट नहीं है। इट मे बी एन एप्लीकेशन और एनीथिंग समथिंग मोर बट नॉट ए प्लेंट। दूसरी बात, जितना एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल होता है, या तो सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, ट्राइब्यूनल हो, जहाँ पर कि एडजुडिकेशन ऑफ सर्टेन राइट्स होता है, वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन होता है ऑल आर पिटीशन। पिटीशन और एप्लीकेशन में कोई अंतर नहीं है। पिटीशन और एप्लीकेशन का दोनों का डेफिनेशन एक ही है कि एक कोई पिटीशन लिखने वाला व्यक्ति होगा जिसको कि पिटिशनर कहते हैं या प्रार्थी कहते हैं या एप्लीकेंट कहते हैं, और एक वैसा व्यक्ति या अधिकारी या पदाधिकारी जिसको वो एप्लीकेशन दिया जा रहा है। तो जिसको दिया जा रहा है उसका नाम ऊपर में होगा, जो दे रहा है उसका नाम नीचे होगा प्रार्थी में, और बीच में कुछ फैक्ट्स हैं और उस फैक्ट्स के आधार पर वो कुछ प्रार्थना कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन में भी रहेगा और पिटीशन में भी रहेगा। जैसे आपके यहाँ अगर कोई केस डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया तो रिस्टोरेशन का पिटीशन आता है। तो रिस्टोरेशन का पिटीशन आएगा तो रिस्टोरेशन के पिटीशन में कुछ फैक्ट दिया रहेगा, प्रेयर दिया रहेगा कि रिस्टोर कर दिया जाए। अगर आप एज ए मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहे थे, कोई एक्यूज नहीं आया है, तो पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस विथ करने के लिए 317 में एप्लीकेशन वकील लोग देते हैं, किसी कारण से आज नया उसका पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस विथ कर दिया जाए। तो दैट इज ए पिटीशन बट इट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। यहाँ पर मोर सुटेबली उसको पिटीशन ही कहना चाहिए। इसलिए कहना चाहिए कि कोर्ट के अलावे बाहर में कहीं कोई पढ़ता है पिटीशन तो उसको एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि कोई स्कूल का स्टूडेंट हो, अपने हेडमास्टर को देता है कि हमको 2 दिन का लीव चाहिए, या कोई टीचर अपने प्रिंसिपल को देता है कि हमको लीव चाहिए, या कोई क्लर्क या आप ही का कोई पेशकार है जो लीव के लिए अप्लाई करता है, तो वो उसका एप्लीकेशन होगा, पिटीशन नहीं होगा। समझ गए? उसी तरह से मेमोरियल है। मेमोरियल इज ऑल्सो ए डिग्निफाइड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। मेमोरियल वर्ड अच्छे अंग्रेजी जानने वाले लोग टेक्निकल एस्पेक्ट जानते हैं। मेमोरियल का माने लोग समझते हैं कि किसी के मेमोरी में कोई काम किया गया हो, जैसे कोई मेमोरियल कॉलेज बन गया, कोई इंस्टीट्यूट बन गया, मेमोरियल इंस्टीट्यूट उनके नाम पर, वो अलग है। लेकिन अगर हायर डिग्निटीज को हम कोई एप्लीकेशन देते हैं और उसमें अपना ग्रीवांस रखते हैं और उसमें कुछ प्रेयर करते हैं तो उसको मेमोरियल कहा जाता है। जैसे आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, वाइस चांसलर को देना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना है, ऐसे हायर डिग्निटीज को कोई आम जनता कोई अपना ग्रीवांस प्रेस करती है लिखित रूप में, तो उसको मेमोरियल बोला जाता है।
अब यहीं पर एक वर्ड और लिख लीजिए, मेमोरेंडम। बहुत से लोग देते हैं उसको मेमोरेंडम कहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं उसको मेमोरेंडम कहते हैं। मेमोरेंडम गलत यूज है, नोट कर लीजिए। अब मेमोरेंडम किसको कहते हैं, आप लोगों से कोई बताइए तो, जानते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेमोरेंडम, या कहाँ पर इसका यूज होता है, आप लोग सुने हैं कभी? सुने हैं? बोलिए। कहाँ पर? माइक नहीं है यहाँ पर, माइक लीजिए तो आवाज नहीं आती है। देखिए तो यहाँ पर है माइक, पार्टिसिपेंट्स के लिए माइक रहता है, यहाँ पर नहीं है अभी। है हाँ, देखिए तो, हाँ अब देखिए, टेस्ट कीजिए ना, आवाज आ रही, काम कर रहा है कि नहीं? हाँ कर, लीजिए पास ऑन कीजिए। जो भी समाज, चूंकि हॉल बड़ा है आवाज नहीं पहुंचती है, सब लोग सुनेंगे, पास ऑन कर दीजिए। जिनको बोलना होगा माइक से बोलेंगे, दीजिए। हाँ बोलिए। कहाँ दिया जाता है? अच्छा वो समझ गए, ठीक है हम बता देते हैं। देखिए मेमो शॉर्ट है मेमोरेंडम का, मेमो इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। हाँ वो भी बता रहे हैं। तो यहाँ सीपीसी में जो इस्तेमाल होता है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है। मेमोरेंडम ऑफ अपील, अपील का 3 प्रावधान है सीपीसी में। पहला जो जिसको हम लोग यहाँ टाइटल अपील बोलते हैं, वो हाईकोर्ट में फर्स्ट अपील का था, माने सीपीसी में 2 अपील प्रेस्क्राइब्ड है। तो पहला अपील जो होगा, फर्स्ट अपील, वो होता है ऑर्डर 41 में। दूसरा होता है मिसलेनियस अपील, वो होता है ऑर्डर 43 में। और तीसरा सेकंड अपील होता है हाई कोर्ट में, उसका होता है प्रोविजन ऑर्डर 41 में। तो ऑर्डर 41, ऑर्डर 42 और ऑर्डर 43, तीनों में जो अपील का फॉर्मेट दिया हुआ है, अपील जिस फॉर्म में होगा उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील का मतलब ये होता है कि उसको मेमो के फॉर्म में, यानी कि उसमें सिर्फ ग्राउंड्स रहेगा, कोई फैक्ट्स नहीं रहेगा, इसलिए सिर्फ ग्राउंड्स रहता है। तो वो स्पेशल प्रोविजन है, उसका फॉर्मेट सीपीसी में अपेंडिक्स में आप लोग को बता चुके हैं। और नहीं तो मेरा वीडियो लेक्चर में देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सीपीसी इन 3 पार्ट्स, उसमें बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो वो मेमोरेंडम आपको मिलेगा, समझ गए? वो मेमोरेंडम आपको मिलेगा। और वो मेमोरेंडम में आप देखिएगा कि जितना उस तरह का अपील मिलेगा, अभी तो मौका नहीं मिलेगा, कहीं आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट साथ बैठेंगे और देखेंगे अपील का हियरिंग हो रहा है, तो देखेंगे मेमोरेंडम अपील लिखा रहता है, या मेमो भी लिखते हैं लोग। और अगर वो सीआरपीसी में अपील है तो यहाँ पर वो अपील उस तरह का नहीं होता है। सीआरपीसी में लिखा हुआ है पिटीशन ऑफ अपील, सीआरपीसी में पिटीशन ऑफ अपील है, इसलिए हर अपील में सीआरपीसी में देखिएगा फैक्ट्स लिखा रहता है, उसमें फैक्ट्स जरूरी है। और तब ग्राउंड देना जरूरी है, लेकिन वकील लोग सुविधा के लिए देते हैं। तो बेसिक डिफरेंस है, क्रिमिनल अपील में ओनली फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड जस्ट लाइक ए पिटीशन, और जस्ट लाइक ए पिटीशन, लेकिन उसमें बाद में मेमो भी मिलाता है। तो नाउ प्रैक्टिस में है मिक्सचर फैक्ट्स एंड मेमो। दूसरा मेमो जो आपके कलीग ने कहा, क्या नाम है आपका? ना, प्रतिमा ने जो कहा मेमो, जैसे कोई सीनियर ऑफिसर है और किसी जूनियर ऑफिसर्स को वार्निंग देता है तो उसको भी मेमो बोलते हैं, बैंक वगैरह में, इंश्योरेंस कंपनी में। और जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होता है उसमें बोलते हैं मेमो ऑफ चार्जशीट, मेमो ऑफ वार्निंग, वो अलग मेमो है। तो वो मेमो ऑफ चार्जशीट में पॉइंट्स रहता है, मेमो ऑफ वार्निंग में कि आपने ऐसा 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 गलती किया है, इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, तो उसको भी बोलते हैं लोग बोलचाल की भाषा में कि हमको मेमो मिल गया है, उसको मेमो मिल गया है। लेकिन टेक्निकली जो मेमो का इस्तेमाल होता है, जब
पार्टीशन में जाइएगा हिंदू लॉ या मोहम्मदन लॉ में, तो वहाँ पर मिलेगा आपको मेमोरेंडम। वो मेमोरेंडम कहते हैं, उर्दू में उसको बोलते हैं यादाश्त। अंग्रेजी में मेमोरेंडम, हिंदी उर्दू में यादाश्त और हिंदी में स्मृति पत्र। अब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? वो एक्चुअल मीनिंग, मेमोरेंडम का एक्चुअल मीनिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इवेंट। अगर कोई इवेंट हो गया है पहले और बाद में उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि रिड्यूस टू राइटिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। जैसे कि अगर दो भाई के बीच में बंटवारा हुआ मौखिक, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ, और 2 दिन 4 दिन के बाद, 1 महीना के बाद उसको आवश्यकता हुई कि नहीं, जो पार्टीशन हुआ है, जो लैंड्स या प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ है, उसका शेड्यूल या चार्ट बना के लें और दोनों दस्तखत कर दें, तो इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, यादाश्त बंटवारा। तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट का हो सकता है। जो डॉक्यूमेंट पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करता है उसमें वो मेमोरेंडम कहलाता है। तो ये आपको जब सिविल सूट का मौका मिलेगा, पार्टीशन का केस आएगा, तो उसमें फ्रीक्वेंटली यूज मिलेगा, यादाश्त बनवा लिया। हाँ, वो देखिए, वो दूसरा है कंपनी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग का प्रोविजन नहीं है। बहुत सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और टीपी एक्ट में प्रावधान नहीं है, तो वो बाई एंड लार्ज बाई प्रैक्टिस लोग अडॉप्ट करते हैं। तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर कोई दो पार्टी, आजकल देखते होंगे फॉरेन डिग्निटीज जो मिलते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी या हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रीक्वेंटली, उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे हम, अगर ये मकान मेरा है, आप समझिए, ध्यान दीजिए, आप लोग तीनों आदमी मोबाइल में व्यस्त हैं और आपका यू आर ऑन द रडार ऑफ द एकेडमी एज वेल एज माई व्यू एंड हाई कोर्ट। अभी नए ऑफिसर हैं, आप लोग ट्रेनिंग में आए हैं और हम यहाँ पर आके इतना वैल्यूबल टाइम देते हैं। आई एम नॉट ए रिटायर्ड पर्सन, यू मस्ट रिमेंबर, आई एम ए एक्टिव प्रैक्टिशनर, आई एम ए बिजी प्रैक्टिशनर, आई हैव नो टाइम स्पेयर। बट आप लोग के अपलिफ्टमेंट के लिए आते हैं। सीनियर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर भी बहुत माइन्यूटली मेरा क्लास अटेंड करते हैं। आप लोग अगर अभी नहीं सीखिएगा तो कभी नहीं सीखिएगा। जब वकील लोग कोर्ट में अनाप शनाप बहस करेंगे, आपका दिमाग चकराएगा कि क्या ऑर्डर करें, और तब कोई फैकल्टी आपको नहीं मदद करेगा सिवा RKP सिंह के। आप पता कर लीजिए, जितने सीनियर ऑफिसर ने पूछ लिया कि आप ज़रूरत पड़ता है तो किन से पूछते हैं। कम से कम रोज़ 5 या 10 कॉल अटेंड करते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्लास में आप आपस में बात करते हैं, आप समझते हैं नया नया अभी आपका जॉब है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए, अब क्लास में डिकोरम भी मेंटेन करना चाहिए। किन्हीं को देख रहे हैं कि सो रहे हैं, किन्हीं को देख रहे हैं मोबाइल में देख रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, और ये सब बात फिर बाद में पूछिएगा कि इसका माने क्या होता है। अभी आप अखबार में पढ़े होंगे, एक ऑफिसर ने 108 साल पुराना मुकदमा हल किया। पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं? लगातार, यहाँ नहीं, बिहार के मीडिया नहीं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में फ्लैश कर रहा है। आपको ये भी नहीं कौन दुनिया में रहते हैं। हम दिल्ली और इंग्लैंड के बारे में बात, अरे बिहार के आपके सीनियर जुडिशियल ऑफिसर 108 साल पुराना, और उतना ही नहीं, पिकुलियर है, 97 या 92 ईयर से वो लैंड अंडर अटैचमेंट था और 4-4, 5-5 सूट हो चुका था। कोई ऑफिसर, और भाई बहन का मोहम्मदन फैमिली का केस है, एकदम सिंपल केस है, लेकिन लग्जरी ऑफ डिस्प्यूट इतना हो गया कि, और 144, 145, 146, और उधर अटैचमेंट ऑक्शन वगैरह चल रहा है, और इधर सूट और अपील मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्सक्यूशन भी चल रहा है। तो वो जजमेंट जिस ऑफिसर ने दिया, कम से कम उसको 10 घंटा टाइम हमने दिया, और तब वो जजमेंट आया। वो 3 बार हमको व्हाट्सएप पर भेजी है और थैंक्स भेजी है, और पर्सनली आई भी मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए।
चैलेंजिंग ऑफिसर है, 1 महीना लगा उसको समझने में। आपके यहाँ अभी 40 साल का हाजीपुर में एक एक्सक्यूशन केस पेंडिंग है, क्वेश्चनेबल है, 3-4 ऑफिसर बदल गए। अभी बाढ़ में एक पेंडिंग है, करीब करीब 30-35 साल का एक्सक्यूशन। एक भागलपुर में है रेस्टिट्यूशन, 20 साल से पेंडिंग है। क्लास में भी उस ऑफिसर को हम बताए हैं, और ये सब मैटर रिपोर्टेड है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के नोटिस में है। स्पेशल क्लास भी लगाया जाता है उसके लिए। तो आप लोग कभी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसलिए अगर अभी नहीं सीख रहे हैं तो फिर कभी नहीं सीखिएगा। एक कहावत है, बूढ़ सुग्गा पोस नहीं मानता। आप यंगस्टर हैं, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। अगर जिज्ञासा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। कई ऐसे मुंसिफ हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए, उससे सबसे नामी VR कृष्णा अय्यर का नाम सुने हैं। वो पूरे वर्ल्ड में एज ए लीगल जाइंट के रूप में उनको जाना जाता है, VR कृष्णा अय्यर का। उनका जजमेंट है 1977 सुप्रीम कोर्ट T अरविंदम के केस में, ऑर्डर 7 रूल 11 के क्लास में आपको लिखाए हैं, आप नोटबुक पुराना देखिएगा, उसमें लिखा है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ जज। और उसके बाद अभी रिसेंट जजमेंट आया है मारिया मार्गाडिया केस का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 50 पैराग्राफ जजेस को दिया गया है गाइडलाइन, कैसे जजेस को एक्ट करना है, क्या करना है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए जज। अभी तो आपको ज़्यादा जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए, ज़्यादा सवाल पूछना चाहिए। आप जितना सवाल पूछेंगे, जितना कन्फ्यूजन है दूर कर लेंगे, हमको खुशी होगी। अगर चुपचाप रहेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो मेरा बेकार गया, समझे कि नहीं, मेरा आना यहाँ फ्रूटफुल हुआ कि नहीं। हम ज्ञान बांट रहे हैं, मुफ्त में ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं। और आपके लिए सरकार इतना अरेंजमेंट किए हुए है। आज से 40 साल पहले जुडिशियल अफसर का क्या स्थिति था, अगर कोई मिलेंगे तो पूछिएगा। कोई ट्रेनिंग नहीं होता था, उनको क्वार्टर नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था। आप लोग को जान के ताजुब होगा, इवन हाईकोर्ट जज को गाड़ी नहीं रहता था, चीफ जस्टिस छोड़ करके अपना गाड़ी से रखे तो रखे। और डिस्ट्रिक्ट जज तो रिक्शा में घूमते, कितना हम लोग के पास आते थे कि मकान दिला दीजिए किराए पर। और आप लोग कितना प्रिविलेज में है आज। जितना प्रिविलेज बढ़ रहा है वैसे ही मेंटेलिटी बदल रही है। इंटरनेट बहुत काम का चीज़ है, आपको हर तरह का सुविधा के लिए आपको मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है। मोबाइल भी बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अब सवाल है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिजली बहुत काम की चीज़ है, अगर किसी का दिल करे तो तार छू लेगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये आपका मर्जी है। नंगा तार छू लीजिए या उससे कूलर चलाइए, फ़ैन चलाइए, आराम कीजिए, पढ़िए, लैंप जलाइए। ये आप, हमारा ये काम नहीं है बोलने का, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोग यंगस्टर हैं, थोड़ा सा आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप अभी नहीं डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आपका कोर्ट में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। हमसे पूछते हैं कि सर हमारे कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम है, 2-3 वकील ऐसा करते हैं, तो क्लाइंट एक बहुत बदमाश है तो ऐसा बोलता है, हम क्या करें। तो उस समय दिमाग फ्यूज करता है जजेज लोग का। हम खुद एक बार बहस करने पटना सिविल कोर्ट गए थे, बहुत दिन की बात है, 94 की। तो मेरे खिलाफ 4-5-6 वकील थे, बीच बीच में हल्ला कर देते थे। अब कोर्ट बहुत जेंटिल, बहुत सोबर, वो कोर्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फर्स्ट डे हमको लौट के चलाना पड़ा, बहस नहीं कर सके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर था। मेरा क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद फ्रेश सूट फाइल किया था, तो इसलिए किसी के पल्ले नहीं पड़ता था। और उस ज़माने में वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट के सिविल के बहुत अच्छे वकील थे, ये 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो हाईकोर्ट में आपके वकील साहब, वो हारने के बाद मेरे पास आया ही था, उनका कोई पिटीशन लिखा हुआ था मेरा, उसी को देख के सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। वो अगर आपका प्लेंट बना सकते हैं तो बना सकते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आज से 20 साल पहले वो 15 लाख फी लेते थे वेणुगोपाल, तो हम नहीं बना सकते, रिफ्यूज़ कर दिए कि प्लेंट हम चेक कर सकते हैं। वो प्लेंट बना के दिए तो एडमिशन ही नहीं हो रहा था। सिविल कोर्ट के जितने वकील थे सीनियर लोग, और हमारा जो क्लाइंट था वो बैंक का लॉ ऑफिसर था, रिटायर करने के बाद मेरे साथ जूनियर बन गया और काफ़ी सीनियर अब खुद था, और सीनियर एडवोकेट के साथ सिविल कोर्ट में रहता था। वो सब लोग बहस किए लेकिन एडमिट नहीं हुआ। यही क्वेश्चन होता था कि वेदर कोर्ट ऑफ सब जज इज हायर कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन फाइंडिंग अगेंस्ट यू, हाउ दिस सूट इज मेंटेनेबल। तो ये धारा के विपरीत तैरने की बात है।
तो ये बहुत स्पेशल स्किल का सवाल है और बहुत स्टडी और एक्सपीरियंस का सवाल है। तो हम गए थे, सेकेंड डे भी उन लोग ने बहुत ज़्यादा हुड आउट करना शुरू कर दिया, लोअर कोर्ट का वकील। हम बाद में समझे कि उन लोग सोचता है कि बाहर से वकील आए हैं तो फिर दोबारा तो ये आएंगे नहीं, क्लाइंट का पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, हाई कोर्ट के वकील का फीस ज़्यादा होता है, और हम किसी तरह से कोर्ट को गैग करके काम करा लेंगे। यह मेंटेलिटी भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में भी हम प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए हम सब चीज़ जानते हैं। थर्ड डे हमने उस सभी वकीलों को डांटा और वार्न किया कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, you are also an officer of the court, but you are officer of the lower court, I am an officer of the high court. Therefore, in hierarchy, I am in superior position. Second thing, do you know that there is a contempt of advocate also? तो सब चुप हो गया। आप लोग भी कभी नहीं सुने, एडवोकेट का भी कंटेम्प्ट हो सकता है। और रिसेंट पटना हाईकोर्ट की घटना अगर आप लोग जानते हो कि जज पर भी कंटेम्प्ट पर चला है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, तब तो आपको कमांड होना चाहिए, यू मस्ट हैव कमांड ओवर द प्रोसीडिंग। कोर्ट में हमने सब जज साहब थे, नए थे बेचारे, और कोई जान पहचान नहीं थी, और 20-25 साल पहले की बात है, उस समय एकेडमी चालू भी नहीं हुआ था लगता है। हमने कहा कि इट अपीयर्स दैट आई एम अपीयरिंग इन ए पंचायत कोर्ट, यू आर ए साइलेंट एक्सपेक्टेटर, यू हैव नो कमांड ओवर द प्रोसीडिंग, दे आर डिस्टर्बिंग मी, आई हैव नॉट बीन अलाउड टू आर्ग्यू द केस फॉर विच आई हैव बीन हियर फॉर लास्ट 3 days। तब जज साहब को अपना जज का पावर याद आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इंटरप्ट कीजिएगा तो आप लोग को दीवार कर देंगे, बहस नहीं सुनेंगे, और नहीं तो कोर्ट से बाहर कर देंगे। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो हाउ टू मैनेज, अभी 2-3 लेडी अफसर का लगातार फोन आया सिटी कोर्ट से। कुछ वकील लोग एकदम कहते हैं कि गलत ही काम है, यही होना है, ऐसी होगा, एकदम जिसको कहते हैं कि चढ़ जाना। अब घबरा गई लेडी अफसर। हम हाई कोर्ट में ही थे, फ़ोन किया, हम कहा देखिए वैसे एरोगेंट वकील को डील करने का तरीका है, आप पोलाइटली से जितना बोलना है उनका सुन लीजिए, और जब थक जाए या कंक्लूड करने तो और कोई पॉइंट है वकील साहब बोल दीजिए, अपने तरफ से उनको मौका दीजिए, वो कूल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप कहिए कि जो बहस के इस पर कोई जजमेंट वगैरह है तो भी दे दीजिए, क्योंकि हमको उतना आइडिया नहीं है, ये पहली बार केस कर रहे हैं। जजमेंट ले लीजिए, जजमेंट पर पोस्ट कर दीजिए, पढ़ के अपने विवेक से समझ के पूछ के सीनियर से ऑर्डर कर दीजिए। उनसे उलझने का तो कोई जरूरत नहीं, टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए। तो ये सब भी गुण रूटीन में नहीं रहता है, लेकिन लोग पूछते हैं तब बताते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान दिए, आप अलर्ट रहिए। अगर अभी आप अलर्ट नहीं रहिएगा तो आपके कोर्ट में कोई अलर्ट नहीं रहेगा, ये डेविएशन हो जाता है। कहाँ पर बता रहे थे, बोलिए कौन टॉपिक पर था? मेमोरेंडम मेमोरियल तक, कहाँ तक पहुँचे थे? मेमोरियल तक। मेमोरेंडम में आए, मेमो ऑफ चार्जशीट भी होता है क्रिमिनल में, उसको बोलते हैं मेमो ऑफ चार्जशीट। तो मेमो, मेमोरेंडम, मेमोरियल, ये सब समझ गए। ये सब कभी न कभी आपको जानने का मौका मिलेगा, अभी स्टेज में नहीं तो हायर स्टेज में जानने का मौका मिलेगा। समझ गए? अब और कोई ऐसा वर्ड है जो आप देखे हैं सिविल में जो आपको कुछ दिक्कत होता हो? माइक दीजिए, माइक माइक पास ऑन कीजिए, हाँ दीजिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। कमिटमेंट प्रोसीडिंग जो होता है वो 209 CRPC, कमिटमेंट किस में था? 209 CRPC में। हाँ, दौरा सुपुर्द किया गया। सेशंस का हिंदी ही दौरा होता है, सेशंस कोर्ट जो होता है ना उसको दौरा बोलते हैं। अब इसको समझाने के लिए कुछ किस्सा कहानी के तरह समझाना पड़ेगा, आप लोग नहीं समझिएगा। मिर्गी एक बीमारी होती है, जानते हैं ना? मिर्गी में दौरा पड़ता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। आज भी सुने होंगे कि जूता सुहाने से होश आता है, तो वो गलत है, भ्रांति है लोगों को। एक्चुअली उसमें श्वास बंद हो जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो जनरली लोग नाक बंद कर देते हैं, एक तो ऐसे बंद रहता है, एकदम बंद कर देने से
वो ब्रेथलेसनेस होता है तो होश आ जाता है। तो जब तक वो दौरा में रहता है, यानी कि उसका अटैक रहता है, इपिलिप्सी अंग्रेजी में बोलते हैं मिर्गी को, इपिलिप्सी, उसको इपिलिप्टिक अटैक बोलते हैं। उसी तरह से समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि सेशंस कोर्ट को दौरा क्यों कहते हैं, कि पहले जब सेशंस में केस खुलता था सेशन कोर्ट में, तो A to Z फिनिश होता था, यानी कि आज सेशन खुला तो जजमेंट तक वो कंटिन्यूअस चलता था डेली, देयर इज नो एडजॉर्नमेंट। तो इसलिए लोग कहते थे कि जज साहब के दौरा चढ़ गया जब तक ये खत्म नहीं होगा, और दौरा मुकदमा दौरा सुपुर्द हो गया, आम बोलचाल की भाषा में। तो वो जमाना में ओल्ड CRPC में 1973 के पहले हम लोग काम किए हुए हैं, बहुत किए हुए हैं। तो उसमें क्या होता था, बड़ा डिसिप्लिन था। IO ऑफ द केस जो होता था वो पहले ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर के यहाँ चला आता था, और डेट जो फिक्स होता था केस का वॉल्यूम देख के, नंबर ऑफ विटनेस चार्जशीट का देख करके तय होता था कि 4 दिन 5 दिन 8 दिन लगेगा। तो उसमें डेट पहले ही से ऑर्डर शीट में फिक्स हो जाता था, 4 5 6 7 8 11 15 18 ऐसे करके, कोई संडे है छुट्टी है तो सब डेट एडवांस फिक्स रहता था। आज जो हो रहा है सेशन ट्रायल, दैट इज वर्स देन ए मजिस्ट्रियल ट्रायल। आज एक गवाह हुआ या आधा गवाह हुआ, अच्छा ठीक है टाइम नहीं है, डिफेंस के लॉयर भाग गए या जज साहब को टाइम नहीं है तो एडजॉर्न हो गया। तो ये कंसेप्ट ही चेंज कर गया। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है, बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट आया, अभी हाल ही में पढ़े हैं, लगता है 2-3 महीना पहले का जजमेंट है। उसी को रिमाइंड किया है कि पहले कैसे होता था। जैसे सिविल में क्या है, हम लोग जब सिविल ट्रायल करते थे, एक कोर्ट में एक दिन में एक ही सूट होता था, हम लोग दिन भर एक ही केस करते थे, दूसरा केस नहीं करते। बाद में जब प्रेशर ऑफ वर्क हुआ, डिस्पोजल का डिमांड बढ़ा, तब एक कोर्ट में 2 सूट चलता था, लंच के पहले एक और लंच के बाद दूसरा। फिर बाद में कंसेप्ट हुआ कि कम से कम आपको 4 या 5 गवाही लेना जरूरी है। उसके वजह से भी लोग एक केस में गवाह नहीं आया पूरा, 2 महीने आया तो 3 केस भी खोलने लगे। आज तो अनलिमिटेड है, आज का तो एकदम हौच पौच देखते हैं, किसी का कोई डिसिप्लिन नहीं है। कुछ जज लोग को हम बताते हैं, क्लास में बताते हैं, पर्सनली भी बताते हैं, तो कहते हैं कि सर 5-7 केस खोल देने से कम हर पार्टी में 2-2 वकील हैं, तो 4 वकील 5 केस में तो 20 वकील का तो थोड़ा सा रोजी रोटी हो गया, आमदनी हो जाएगा, सब वकील लोग खुश रहते हैं और हमारा भी कोटा पूरा हो गया। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस स्टेशन में है पोस्टेड, और किस तरह का ब्रीफ उस आपके पास है, कैसे लॉयर हैं, क्या प्रेशर ऑफ वर्क है। वो कानून में CPC में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि देयर शैल बी नो एडजॉर्नमेंट, बताइए तो, पढ़ें आप लोग। सिविल सूट में देयर शैल बी नो एडजॉर्नमेंट, यानी कि आज सिविल सूट खुला तो कंटिन्यूअस चलेगा। ये कौन प्रोविजन है CPC का? ऑर्डर 17, और उसी में लिखा हुआ है कि लॉयर इज इंगेज्ड ऑन अनदर कोर्ट इन अनदर केस इज नो ग्राउंड ऑफ एडजॉर्नमेंट। पहले यही होता था हर सिविल कोर्ट में, आज भी देखिएगा क्रिमिनल में 2-4-5 अच्छे प्रोमिनेंट वकील हैं, उनके पास ज़्यादा केसेज है, तो एट ए टाइम 4-5 जगह उनका केस पुकार हो गया। तो हर जगह जूनियर जाकर कहता है सीनियर इंगेज हैं, दूसरे कोर्ट में है, वहाँ है, ही इज ऑन लेग, ही इज ऑन आर्गूमेंट, ही इज ऑन जीरा, इस तरह से अपना कुछ। तो अब जज के मजबूरी है, क्या करेंगे? इसीलिए वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना दिया गया, और जो जज इसको स्टैट्यूटरी फॉलो किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुआ। हमको याद है एक बेगूसराय का केस हमने किया था, उसमें इसी ग्राउंड पर उन्होंने क्लोज कर दिया आर्गुमेंट अपील का, और डिसमिस कर दिया अपील को, सुप्रीम कोर्ट तक रह गया वो जजमेंट। तब वकील लोग भी सतर्क रहते हैं, जो वकील लोग जानते, अगर कोर्ट डिसिप्लिन नहीं है, कोर्ट स्ट्रिक्ट नहीं है प्रोसीजर लॉ के बारे में, तो वकील लोग उसको और मिसगाइड करेंगे, मिसयूज करेंगे। तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड मिसयूज ऑफ लॉ दोनों होना शुरू हो जाएगा, तो डिले हो जाएगा। डिले का मतलब जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जुडिशियल अफसर का। जस्टिस करने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और नए लोगों के लिए लर्निंग स्टेज में तो लर्निंग जरूरी है, सीखना जरूरी है। और हमेशा सीनियर से डिस्कस कीजिए, इवन आपस में आप लोग कलीग से डिस्कस कीजिए। डिस्कशन से बाद में पूछने से कोई छोटा नहीं होता।
अगर आपके पास एक आइडिया है, आपके फ्रेंड के पास एक आइडिया है, और दोनों एक्सचेंज कर लीजिए तो दोनों के पास दो दो आइडिया हो गया। रुपया अगर दे दीजिएगा तो 1 रुपया दे दीजिए तो 1 रुपया समाप्त हो गया। आइडिया मल्टीप्लाई करता है, यानी कि नॉलेज, ज्ञान वर्धन होता है। हमेशा डिस्कशन करना चाहिए। और कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे, जैसे वो आरा के केस में बताया, जितने डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल जज, सीनियर ऑफिसर थे, सब डिस्करेज किए कि 25 साल में कोई इसको छुआ नहीं है, तुमको कुत्ता काटा है कि इसको जजमेंट कर रही हो, समझ में नहीं आता है। तो एग्जैक्टली यही वर्ड हमको बोला गया, सर हम इसको करेंगे जजमेंट। वो 30 पन्ना में नोट अपना बना के लाई थी। अंत में उसको हम ब्रीफ लेके बुलाए थे घर पर कि आ जाइए तो हम बढ़िया समझ पाएंगे, फ़ोन पर नहीं समझ पाएंगे। 2-3-4 राउंड डिस्कशन हो। तो ऐसी स्थिति आती है, बहुत लोग को ऐसा होता है। आप लोग को केसेज मिलेगा, कब कहाँ जाइएगा, कैसा केस मिलेगा। आप जैसे सुपौल बता रहे हैं, बहुत सारे नया नया स्टेशन है, वहाँ पर ऐसे ऐसे वकील हैं जो आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपसे भी कम जानते हैं। भखरी से भी कोई है यहाँ पर, बेगूसराय में कहीं भखरी है, वहाँ के कोई मुंसिफ या सब जज फ़ोन किए थे, इंजंक्शन पिटीशन या रिसीवर का पिटीशन में बहस करने के वकील साहब। तो उन्होंने कहा क्या पिटीशन लिखे हैं, तो रिसीवर बहाल कर दिया जाए सर, तो क्या ग्राउंड है, तो आप माई बाप है, इंसाफ किया जाए। बस यही बस हुआ, हाथ जोड़ कर। अब वकील साहब कह के चले गए, अब जज साहब को बुझा ही नहीं रहा कि क्या करें, तो उनके मदद में हम आए। तो ये सब सिचुएशन आएगा, इसे पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये समझ गए, मेमोरेंडम के स्टेज में समझ गए, मेमो के समझ गए। अब कोर्ट प्रोसीडिंग से संबंधित कोई टर्मिनोलॉजी है जिसको जानने की आवश्यकता है? नहीं है, नहीं है, ठीक है। और कोई वर्ड है तो बोलिए, जल्दी से खत्म कर लेते हैं तो मेन टॉपिक पर, फिर आपका टाइम भी खत्म होने जा रहा है। आज इसी में हो गया। क्या होता है? नहीं हो रहे हैं, हाँ मिलेगा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ फिर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आज ही हम सुबह में निकल रहे थे तो अविनाश बिहार से में मुंसिफ है, तो बहुत अटेंटिव ऑफिसर रहे हैं और जानकार हैं, हमसे जुड़े हुए रहे हैं। तो वो पूछे कॉम्प्रोमाइज़ में कि 2 आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, 1 आदमी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन जब और हम उनसे डिटेल में डिस्कशन किया तो पता चला कि वो सूट ही कॉलिसिव है, वो बेनामी प्रॉपर्टी का सूट है, और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट से डिग्री ले लेते हैं। तो आजकल ऐसा बहुत होने लगा है, फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के आधार पर कॉलिसिव सूट बना करके। इसलिए आप पहले हम लोग के ज़माना में इतना फ्रॉड फोर्जरी नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसीलिए आप लोग को और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और ज़्यादा नॉलेजफुल होना चाहिए, ताकि वैसी स्थिति को आप समझ सकें। तो बाय एंड लार्ज माने इंट्रोडक्टरी क्लास ही आज है, समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको समझने में आसानी होगी। अब डीड से संबंधित, चूंकि सिविल केस रहेगा तो कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित है, तो अभी टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं तो भी लिखा देते हैं। अब लिखिए, अब जैसे सेल डीड है, सेल डीड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बैनामा तो हुआ उर्दू शब्द, केवाला भी उर्दू हुआ, ठीक बोले। अब लिखिए, लिखते जाइए सब लोग, हम बोलते जा रहे हैं, सब लोग लिख लीजिए। जो लोग जानते हैं वो भी ठीक है, लिख लें एक जगह तो अच्छा रहेगा। सेल डीड हुआ इंग्लिश, उर्दू में उसको केवाला बोलते हैं, या केवाला बै भी कहते हैं, या बैनामा भी कहते हैं। और हिंदी में विक्रय पत्र या विक्रय विलेख। और डीड का उर्दू होता है वसीका, डीड का उर्दू होता है वसीका, और उसका हिंदी होता है विलेख। विलेख। और जो डीड लिखने वाला होता है डीड राइटर, तो डीड राइटर का उर्दू में बोलते हैं वसीका नवीस, वसीका नवीस। डीड राइटर का माने वसीका नवीस। और उसको कातिब भी बोलते हैं, स्पेशल टर्मिनोलॉजी है कातिब। कातिब अरबी वर्ड है,
किताबत से कातिब बना है। किताबत का माने होता है लिखना। वन हु राइट्स, जो किताबत करता है वो कातिब कहलाता है। तो किताबत का माने लिखना, तो जो डीड लिखता है उसको कातिब बोलते हैं या वसीका नवीस बोलते हैं। नवीस माने लिखने वाला। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रारूपकर्ता। प्रारूपकर्ता। और जो जमीन बिक्री होता है माने सोल्ड लैंड या वेंडेड लैंड, उसको उर्दू में बोलते हैं सै मुवैया। सै मुवैया। और हिंदी में विक्रय भूमि या विक्रय संपत्ति। और जो कंसिडरेशन अमाउंट होता है सेल में, कंसिडरेशन होता है ना सेक्शन 54 के हिसाब से टीपी एक्ट का, तो कंसिडरेशन मनी को बोलते हैं जर सम्मन। जर सम्मन। और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेचने वाला कहलाया वेंडर या सेलर। उसका हुआ विक्रेता। हिंदी में विक्रेता। वेंडर का हुआ विक्रेता। और उर्दू में क्या बोलते हैं वेंडर को? देखें आप लोग, डीड में क्या लिखा रहता है? तो हिंदी है वो तो एक्सक्यूटेड का हिंदी है। यहीं पर लिख लीजिए, जिसे बेचने वाला वो डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट करता है तो ऐसे वो वेंडर हुआ। लेकिन जैसे कोई डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट करता है तो एक्सक्यूटेंट का हिंदी होता है लेखकारी। और उसी को उर्दू में मोकीर बोलते हैं। एक्सक्यूटेंट को मोकीर और लेखकारी। और वेंडर को उर्दू में बोलते हैं बाया। बाया। हाँ, वेंडर या सेलर का उर्दू होता है बाया। और अभी क्या वर्ड लिखे? वेंडर के बाद क्या लिखे लास्ट? एक्सक्यूटेंट। तो एक्सक्यूटेंट का हो गया मुकीर। और हिंदी उसका हो गया लेखकारी या लेखकर्ता। और जो एक्सक्यूटिव हुआ, जिसके पक्ष में डॉक्यूमेंट लिखा, एक्सक्यूटेंट एंड एक्सक्यूटी जनरल टर्म है। वो सेल गिफ्ट सब में वो दो पार्टी को पहचानने के लिए वो लिखा जाता है। तो एक्सक्यूटी का हो गया मुकीर अलेह। मुकीर अलेह जनरली इस सेल के संबंध में होता है, मुकीर अलेह। और हिंदी में होगा क्रेता। हिंदी में होगा उसका विलेख धारी। विलेख धारी। सेल से संबंधित लगभग हो गया। इतना टर्मिनोलॉजी सेल डीड आवेगा तो उर्दू में भी हिंदी में दोनों रहेगा, ये सब आपको मिलेगा। अब गिफ्ट से संबंधित लिखिए। गिफ्ट का हिंदी हुआ दान। जनरल टर्म जो गिफ्ट है, इंग्लिश वर्ड, उसका हिंदी है दान। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा गया तो गिफ्ट डीड। तो गिफ्ट डीड को बोलते हैं, उर्दू में गिफ्ट को हिब्बा बोलते हैं। हिब्बा। गिफ्ट का माने हुआ हिब्बा, हिंदी में हो गया दान। और गिफ्ट डीड को बोलते हैं हिब्बा नामा। और दान पत्र, हिंदी में दान पत्र।
गिफ्ट देने वाले को डोनर। गिफ्ट का एक और उर्दू शब्द है अता। कोई मोहम्मदन ऑफिसर भी हैं? हाथ उठाइए। हाँ, आप लोग जानते हैं अता वर्ड सुने हैं, हिब्बानामा सुने हैं ना? हाँ, तो अता से उसको अताईनामा भी बोलते हैं। डीड ऑफ गिफ्ट को हिब्बानामा भी बोलते हैं, अताईनामा भी बोलते हैं। और गिफ्ट का माने हुआ हिब्बा और अता। और एक वर्ड और है, वो जानते हैं हिब्बा का? एक वर्ड और है तमलिक। तो अगर तमलिक लिखा रहेगा तो डीड का नाम होगा तमलिक नामा। लेकिन वो तमलिक दोनों सेंस में यूज होता है। वो विल में भी यूज होता है और गिफ्ट में भी होता है। इसलिए वो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। वो डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट से पता चलता है, लेकिन दोनों में यूज होता है। तो जो गिफ्ट वाला डोनर लिख लिया। अब डोनी, जिसके पक्ष में गिफ्ट हुआ, डोनर लिखे। डोनर का मतलब हुआ डोनर जो दान दाता, दान दाता हिंदी में। और जो दान देता है उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? दान देने वाला, बोलिए, जानते हैं? नहीं? अच्छा, अभी हमको याद नहीं पड़ रहा है, याद आ जाए तो बता देंगे। डोनर का लिख लिए दान दाता, और डोनी का लिखिए दान प्राप्त करता। उसको परहैप्स हिंदी में देखिएगा, आई एम सब्जेक्ट टू कर, आदाता भी बोलते हैं। दान प्राप्त करता को ब्रैकेट में लिखिए आदाता, बट इट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन। आप लोग डिक्शनरी वेरीफाई कीजिएगा। और जो प्रॉपर्टी दान में दिया जाता है, गिफ्टेड प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं सै महूबा। सै महूबा। हिंदी में उसको बोल देंगे दान की गई संपत्ति। अब उसी तरह से आइए मॉर्गेज। मॉर्गेज को उर्दू में बोलते हैं रेहन। दूसरा वर्ड है इजारा। तीसरा वर्ड है मकफूला। और चौथा वर्ड है तमस्सुक। अब पांचवा वर्ड है जरपेशगी। हिंदी में हुआ बंधक। अब उसी में लगा दीजिए डीड ऑफ मॉर्गेज। तो डीड ऑफ मॉर्गेज में सब वही हो जाएगा, वसीका इजारा, वसीका तमस्सुक, और बंधक, बंध पत्र या बंधक पत्र। अब लिखिए मॉर्गेजी। नहीं, मॉर्गेजर पहले लिखे थे। मॉर्गेज वर्ड लिखे तो मॉर्गेजर पहले लिखे, यानी कि जो मॉर्गेज करता है वो मॉर्गेजर हुआ, है ना? रेहन करने वाला, जो रेहन किया वही हुआ मॉर्गेजर। और मॉर्गेजी को बोलते हैं उर्दू में राहीन। और हिंदी में बंधक प्राप्त करता, राहीन। अब मॉर्गेज कई तरह का होता है। उसमें केस में आपको मिलेगा यूसुफ्रक्शरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्शरी मॉर्गेज के इजारा दखली उर्दू में,
और हिंदी में भोग बंधक, इजारा दखली भोग बंधक हिंदी में। और मॉर्गेज डीड को रेहन नामा, उसी तरह से लीज, लीज का उर्दू में कई वर्ड है, पट्टा, कौमा, बंदोबस्ती, हुकुमनामा, हुकुमनामा, फरमाननामा, सनद। पट्टा भी कई तरह का होता है, एक होता है परमानेंट लीज, एक होता है लीज फॉर फिक्स पीरियड। तो परमानेंट लीज को बोलते हैं पट्टा बंदोबस्ती इस्तमरारी, इस्तमरारी माने परपेचुअल लीज। इस परपेचुअल लीज को पुराने डॉक्यूमेंट में, जो पुराने उर्दू दां लोग रहते थे लिखने वाले कातिब, वो लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, बड़ा डिग्निफाइड लिखते थे। तो उसका एक लंबा वर्ड है, संयोग से हमको याद पड़ गया। हाई कोर्ट में हम एक केस में बहस कर रहे थे, डिवीजन बेंच में, एलपीए में, लेटेस्ट पेटेंट अपील। आप लोग जानते हैं कि सिंगल बेंच के जजमेंट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में अपील होता है। तो अपील बहस कर रहे थे, सिंगल बेंच के जजमेंट को हम चैलेंज कर रहे थे डिवीजन बेंच में। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट जिस पर मेरा केस बेस था, सिंगल बेंच ने उसको नहीं समझा, गलत जजमेंट कर दिया। तो डिवीजन बेंच में जब हम डॉक्यूमेंट्स उसी को प्लेस करना शुरू किए, तो जो दो जज बैठे हुए थे, दोनों जज उसके बारे में नहीं जानते थे। तो उसका डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, वो हिंदी ट्रांसलेशन कॉपी दिया था, पट्टा बंदोबस्ती दवामी नस्लन बाद नस्लन बतलन बाद बतलन। अब जज साहब ने कहा कि क्या बलाए है राजकिशोर बाबू, हम कहा इट इज ए परमानेंट लीज। तो ये सब छोड़िए, दूसरा बेंच में होगा। नहीं सुने, टाल दिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, उसको डिग्निफाई करने के लिए लोग लिखते हैं। तो कहने का तरीका और लिखने का तरीका होता है। एक व्यक्ति एक अपने मित्र को, मान लीजिए कि कोई फल है, एप्पल है, खाने के लिए दे रहा, तो लो भाई खाओ, जो जैसा है समकक्ष है, लीजिए लीजिए आप भी एक फल खाइए। तो एक बार एक एडवोकेट से कहा गया कि तुम अगर लीगल टर्म में अगर किसी फ्रेंड को सेव खाने के लिए दे रहे हो तो कैसे बोलोगे? तो उसने क्या बोला, बहुत लंबा है लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं। आई सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, डू hereby declare that I have purchased this apple for certain rupees from certain market, and I am the owner and full-fledged title holder of this apple, and I am in possession of this apple, and I have friendship with my friend so and so, and out of that friendship, love and affection, I would like to donate this apple to my friend. Please take it. तो पहले के डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल भी रहता था, और बहुत सा चीज मिलेगा ऑर्नामेंटल। ठीक है, अभी बताइए कि ये सब टर्मिनोलॉजी में आप लोग कभी सुने थे? नहीं ना सुने हैं? तो फिर डिक्शनरी में खोजिएगा तो कई डिक्शनरी देखना पड़ेगा, एक डिक्शनरी भी एक जगह नहीं मिलेगा और समय लगेगा। ठीक है, अभी और बहुत है, उसी में समय बीत जाएगा। अब टॉपिक पर आते हैं। गिफ्ट और जनरली ये सब मॉर्गेज और सेल ये सब यूज होता है। अभी भी कोर्ट में बहुत सा वर्ड है,
अब जैसे होता है टाइटिल का तो बता दिए, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटिल लिखते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ स्वत्व की घोषणा, हाँ डिक्लेरेशन। रिकवरी ऑफ पोजेशन तो उसको बोलते हैं दखल देहानी, रिकवरी ऑफ पोजेशन, दखल देहानी। तो किसी किसी कंटेक्स्ट में वर्ड आता है अब आइए मेन टॉपिक पर। कितना समय बच रहा है आप लोग का? 5 मिनट। चलिए, तो आपको ये अच्छा लगा कि अब अच्छा लगा तो ठीक है, माने ये भी जानकारी होगी तो अच्छी है। अब शॉर्ट में 5 मिनट में बताते हैं। आप लोग को जो राइटिंग में मिला है, सोनिया तुम लाओ तो, तुम्हारे पास है ना वो भी जो दिए हैं, इधर से दो, नहीं इधर से, इधर से दे दो। आप लोग सब निकालिए, पूरा जिस्ट आपको आपके पास एकदम रिटेन दे दिए हैं। लो यहाँ दो, हाँ ठीक है। अब इसको हम साइड बाई साइड आपको, आप लोग सब निकाल लीजिए। जो टॉपिक है उसका पूरा जिस्ट इसमें है, अब सिर्फ बैकग्राउंड बता देते हैं। ये तो समझ गए कि प्लेंट एडमिट होगा तो समझ जाएगा, तलमाना मुसन्ना ये सब जाएगा। उसके साथ साथ बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भी जाता है। ये सब ऑर्डर 5 में ही लिखा हुआ है, ऑर्डर 5 में ही सारा विवरण है। और अगर ऑर्डर 5 का कंप्लायंस सही हो गया तब आप जाइएगा ऑर्डर 9 में, और ऑर्डर 9 रूल 6 में अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर रेलेवेंट ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर 5 को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ के समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोसीडिंग में आप आगे अगर कोई आदेश करते हैं और ऑर्डर 5 और ऑर्डर 9 रूल 6 इस बीच में तालमेल नहीं है और गड़बड़ी है, तो आपका प्रोसीडिंग नल एंड वॉइड हो सकता है। अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट के द्वारा सेटिसाइड किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले गया का एक अपील मेरे पास आया था, यानी कि मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में वहाँ पर एडीजे ने अपील को डिसाइड किया था मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में। उस अपील का ऑर्डर जब मैंने पढ़ा, जजमेंट, तो लोअर कोर्ट के जजमेंट को अफर्म किया हुआ था, अफर्म किया था। तो जजमेंट किसी लॉ पॉइंट पर और फैक्ट पर गलत नहीं था, तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता। तब हम पूरा रिकॉर्ड का उससे प्रोसीडिंग्स का, यानी कि ऑर्डर शीट वगैरह और समन्स वगैरह का रिपोर्ट सब मंगवाए। तब उसमें हमको एक लूप होल्स मिल गया। वो लूप होल्स क्या मिला कि जैसे ऑर्डर 5 में समन्स का प्रावधान है कि अगर प्यून लेके जाएगा, डिफेंडेंट को टेंडर करेगा, देगा, और डिफेंडेंट ले लिया तो जो गोसवारा है उस पर वो दस्तखत करेगा और उसको ले करके प्यून आएगा, उस पर फिर अपना रिपोर्ट प्यून लिखेगा। उस रिपोर्ट के समर्थन में वो एक एफिडेविट करेगा और वो एफिडेविट करके नाजिर के पास देगा, और उसके लिए नाजिर इज ओथ कमिश्नर। ये आप लोग को जानना चाहिए, इनिशियल स्टेज में भी बताए थे। नाजिर एज ए ओथ कमिश्नर उसमें वो एफर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा कि सो एंड सो प्यून है जे फर्म बिफोर मी। उस जो एफिडेविट का जो होता है वर्डिंग वो रहना चाहिए। हालांकि फॉर्म जो आजकल यूज हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप लोग को भी मिलेगा। कई बार क्लास में हम बांटे हैं, और मेरा एक क्लास में लेक्चर है, वो वीडियो पर भी है, उसमें फॉर्म को हम डिस्प्ले किए हैं। वो भी जब जो डाउट होगा तो देखिएगा। और वो सारा जजमेंट इसमें दिया है। अभी 2 मिनट में बताते हैं, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे, चाय का समय है, चाय 5 मिनट आगे पीछे पी सकते हैं तो कवर हो जाएगा। हालांकि उधर से सिग्नल आ गया कि टी ब्रेक कीजिए, अभी 5 मिनट और रुकिए। वो प्यून ले लिया, सो मच सो गुड, एफिडेविट कर दिया तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। अगर प्यून नहीं, वो डिफेंडेंट नहीं लिया तब क्या होगा, तो रिफ्यूज़ किया, तो रिफ्यूज़ किया
तब क्या ड्यूटी है वो ऑर्डर 5 के रूल आगे 9, 10, 11, 12, 13 में सब लिखा हुआ। वो लिखेगा कि अमुक व्यक्ति के पास गए, उनको हमने दिया, उन्होंने पढ़ा, समझा, देखा और लेने से इनकार किया। तो जो फैक्ट है उसको रिकॉर्ड लिखेगा उस पर, गोस्वारा के ऊपर, और लिख कर के टाइम, प्लेस और 2 विटनेस से वो विटनेस बना लेगा। और मेन समन जो रिफ्यूज़ कर दिया उसको उसके घर के दरवाज़ा पर या किसी बाहरी भाग पर, दीवार पर चिपका देगा या टांग देगा और गवाह से गवाही बना लेगा। अब वो रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लगेगा। तो उस रिपोर्ट को, जिसको बोलते हैं रिफ्यूज़ल, तो कानून में रिफ्यूज़ल इज ऑल्सो ए सर्विस। लेकिन जब हमको एक्स पार्टी प्रोसीड करना है तब सिविल कोर्ट रूल्स कहता है, रूल 15 से लेकर 29 रूल, सिविल कोर्ट रूल्स देखिएगा तो बहुत सब उसके बारे में बताया गया है। और ऑर्डर 5 का प्रोविज़न देखिएगा तो उसमें पाइएगा कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल समन्स मस्ट बी सर्व पर्सनली बाई एनी मोड, आइदर बाई द प्रोसेस सर्वर प्यून और बाई द प्यून ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट इफ द समन्स हैव बीन सेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। पर्सनल सर्विस होने पर दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या था, पर्सनल सर्विस नहीं हुआ था गया वाले केस में, और जज साहब ने कह दिया कि पेपर में पब्लिकेशन करा दीजिए, और पेपर में पब्लिकेशन हो गया। बिहार का पेपर में छपा जो बिहार स्टेट में सर्कुलेशन होता है। लेकिन एक क्लाइंट मेरा था, वो बोकारो में रहता था, बस आई टुक इट ए पॉइंट। और एक क्लाइंट गांव में रहता था, तो हमने लिया कि जो गांव में रहता है उस क्लाइंट को गांव में पेपर ही जाता नहीं है, और एक बोकारो में ही पेपर, पटना पब्लिकेशन, बोकारो जाता नहीं, इसलिए वैलिड सर्विस ऑफ समन्स नहीं हुआ। दूसरा, पेपर में देने के पहले, ये हम बराबर बताते हैं, सब जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को, सभी को बता रहे हैं, इसलिए इस पर कोई नहीं ध्यान देते हैं। बहुत छोटी बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन छोटी बात पर ध्यान नहीं देने से बड़ी गलती हो जाती है। तो ये बताते हैं इसलिए कि आपकी एक गलती से पूरा प्रोसीडिंग होल्ड अप हो जाएगा। अगर आपको सर्विस वैलिड नहीं लग रहा है तो आपको एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ऑर्डर 9 रूल 6 के टर्म में वो ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि प्रॉपर सर्विस ऑफ समन्स है कि नहीं। अगर प्रॉपर सर्विस ऑफ समन्स है तब आप लिखेंगे, तब आगे प्रोसीड करेंगे। अगर नहीं है तो फिर दोबारा मोड जो है प्रेस्क्राइब, उसमें फिर से री समझ जाएगा। और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूटेड मोड ऑफ सर्विस। ऑर्डर 5 रूल 20 एंड 21 जो कहता है, सब्स्टिट्यूटेड मोड में होता है एक स्पेशल प्यून जाता है, वो उसके लिए एक ही केस के लिए वो डिप्यूट होता है, उसका पैसा जमा करना पड़ता है, वो नाजिर बताएगा या सिजदार बताएगा कि इतना अमाउंट देना है। और या तो पेपर पब्लिकेशन होता है। तो पेपर पब्लिकेशन शुड नॉट बी यूज एज ए मैटर ऑफ रूटीन। पहले जाएगा पुराना सीपीसी में 2002 के अमेंडमेंट के पहले, 77 के अमेंडमेंट के बाद, माने बीच का जो पीरियड है 77 एंड 2002 इन बिटवीन, प्रोसेस साइमल्टेनियसली जाता था। लेकिन अब फिर अमेंड करके साइमल्टेनियसली को हटा दिया गया है। अब स्टेप बाय स्टेप है। पहले जाएगा प्रोसेस सर्वर प्यून, उसका अगर वैलिड सर्विस नहीं है तब रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, उसका नहीं है तब आप फाइंडिंग देंगे, तब ऑल्टरनेटिव में स्पेशल प्यून जाएगा या पेपर पब्लिकेशन। प्यून के सर्विस रिपोर्ट को टेस्टिफाई करने के लिए पहले ये देखना है कि प्यून ने नाजी के सामने एफिडेविट किया है कि नहीं। अगर किया है और एक्सेप्टेबल है तो आप फाइंडिंग दे सकते हैं। बट देयर मस्ट बी application of judicial mind either this way or that way that someone's report is valid and acceptable, and it must reflect by the order sheet of the court. ऑर्डर में रहना चाहिए, पेशकार पर नहीं छोड़ना चाहिए। पेशकार को आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख दीजिए, उसके बाद अपने पढ़ करके तब दस्तखत कीजिए, तो गलती होती है। अगर उस स्टेज में आप सेटिस्फाइड नहीं है कि प्रॉपर एफिडेविट नहीं है, रिपोर्ट प्रॉपर नहीं है, तो यू हैव पावर टू समन दी प्यून। तो समन भेजने की जरूरत है, आप कोर्ट प्यून से भी बुला करके उसको ऑर्डर 5 रूल 17 में एग्जामिन ऑन ओथ कर सकते हैं। वो डॉक में जाएगा, ओथ लेगा, ओथ लेने के बाद जो सर्विस रिपोर्ट में लिखा है उसको बोलेगा, तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दीज आर दी मोड्स एंड यार्ड स्टिक्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड सो दैट देयर मे नॉट बी एनी मिस्टेक इन प्रोसीडिंग एक्स पार्टी। अब ये हो जाएगा तब ऑर्डर 9 रूल 6 में देखिएगा, क्लाउज ए में लिखा हुआ है, वो कहता है कि आपको माइंड अप्लाई करके ये ऑर्डर डिक्लेयर करना होगा कि सर्विस वैलिड है कि नहीं, तब आगे होगा।
इसी से संबंधित ये सारा जजमेंट जो है आपको एक जगह दे दिए। ऑल जजमेंट्स आपको एक जगह मिलेगा इसमें। और हर पॉइंट पर पहले कैसे होता था, टोटल 19 जजमेंट है, ये बहुत काम का 19 नहीं 23 जजमेंट है, 23 जजमेंट है। और इसमें नीचे में मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ, अगर कभी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जान ही रहे हैं, ये क्लास भी यूट्यूब चैनल पर है, समन्स वाला 2-3 क्लास ले चुके हैं, उसमें से ये भी आपके है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सिंस टाइम हैज़ elapsed, now the class is over for tea break. Madam Sabha has come here. He want to announce something, he may announce.